बच्चा समझकर जब देवर को मैंने अपने बिस्तर पर सुला लिया, फिर उसने मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे जब उन्होंने खासकर मुझे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो सिर्फ 12 साल का था। मैं मान गई और मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी आती और रात को वो मेरे ही कमरे में होता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं ये देखकर डर गई कि वो मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वो भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो। मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी चौथा महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जो के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वो मुझसे कह कर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वह बच्चा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही से लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वो तो ये बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी वह भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज्यादा बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे? ये तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर ये यहाँ कैसे? और वो भी जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वो मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे में इस दुनिया से, मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया। और मैं अमन मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आए तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। अमन मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज पता न चल जाए। वो अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया, मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि अमन के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं ये समझे कि यह कोई 12 साल का लड़का है। वो बहुत ही ज्यादा प्यासी नजरों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर बैठी हुई थी तो मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस तरह से डरी। मैंने अपने दिल में खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया। फिर ये सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं उसे इतना घबरा रही है। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। अमन भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गए। अब घर में जब 2 ही लोग हैं तो क्या ही काम होगा? बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ 2 लड़के हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। अब मुझे अपने पापा की वो बातें बहुत ज्यादा याद आती है कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी जब मुहिम से हुई तो वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थे। और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी तो ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो जब शुरू में शहर से बाहर जाते थे तो वो जल्दी ही घर
वापस आ जाते थे। वो हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज्यादा दिनों के लिए ही जाना था, इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैंने उनसे यही कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो नहीं जिसके लिए मैं उन्हें मना कर सकूं, इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी, अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थी। अब मैं किसको अपने पास बुलाती, इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गए तो वह वहीं पर खड़ा था और मुझे देखता रह गया। ये बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई, क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो थी ही नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गए, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी, सब कुछ वैसा ही था, वो बिल्कुल भी तो नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वो बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी अमन ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर ये मेरी भाभी हैं। अमन ने मेरा इंट्रो करवाया तो वो थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। अमन ने उसकी नजरों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर अमन से कहा कि अब घर चलो, घर में काफी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सामने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया। अमन खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भाभी आप मेरे साथ रोज आ जाया करें, शनि तो आज बहुत मौज ही करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। अमन काफी देर के बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर अमन को इशारा किया जो दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अमन घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का। मैंने उससे कहा कि क्या बात है अमन, किस बारे में बात कर रहे हो। तो उसने कहा, अरे मैं तो सर हर्ष के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप जानते हैं उन्हें पहले से। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती उनको, मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा भाभी रिलैक्स, क्यों इतनी ज्यादा घबरा रही हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई की वजह जैसे परेशान है, वो पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पके हुए ग्लास की थरथराहट की वजह से वो महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वो मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं है तो क्या बात, सर तो है ना। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं ये समझ सकूं कि वो हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। तो वो मुझसे कहने लगा कि ये तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने जमाने में खिलाए हुए हैं। आप देखे कैसे पर्दा उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उसकी सारी शर्तें मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्यों, मेरे दिमाग में दो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा, ये कोई कीमती चीज, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मुतमिन थी। अमन तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। अमन ने कहा, जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और वो शायद मैं आपको ही बताऊंगा। मैंने कहा आज ही बता दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस काम में और ज्यादा देर हो। अरे भाभी मैं आज बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, परसों में जरूर बता दूंगा, ये कल आप इतनी बेचैन न हैं। ये कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर मैंने हिम्मत की और अपने काम की है कि इसी पल मोहन की कॉल आ गई और मेरा जिस्म बहुत बुरी तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद अमन ने उसे सब कुछ बता दें।
उसके बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वो बोल बोलकर खुद ही बंद हो गया। अमन पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं इसका इंतजार ही कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा कि भाभी शर्तों में आपको परसों ही बताऊंगा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं, भाई कल या परसों आ जाएंगे। वो इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाजा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही, न मैं ढंग से खा सके और ना सो सकी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर मुझे आवाज पहले से और ज्यादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दीवार के सुराख में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। वो लड़की उसके बहुत ज्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल धड़का कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके इतने थप्पड़ मारो कि गिन ना सके, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच परेशान करने लगी कि अमन बहुत ज्यादा चालाक है। ये मेरे जाने से पहले इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को मारने ही नहीं कहे कि मैंने तो कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मैंने 1-2 दिन इंतजार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालात में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। खैर बहुत ही मुश्किलों से यह रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी बेफिक्र से सोई रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर अमन को जगाया। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ गया और कहने लगा कि भाभी कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करे। वो मैं कह रही थी कि मैं गर्म गर्म नाश्ता बनाने जा रही हैं, तुम भी खा लो। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर वो मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वहाँ एक स्टूल पर बैठा और साथ ही जमाई के ऊपर जमाया लेने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, रात भर सो नहीं हो गया? मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाभी रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूंगा? रात को जागकर मैं उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात न कर सके। वो बहुत मजे से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वो मुझसे कहने लगा कि भाभी मेरी बात सुनो, आप यूं ही न डर जाया करें, आप बहुत अच्छी है आप, और आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर भाई को ये बात नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी ये बात मान लेंगे। और इसके बाद अमन ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई। मैंने किस तरह से वो बात सुनी और किस तरह से वह बात से ही, ये तो मेरा भगवान ही जानता है, वह तो मेरे साथ। मैंने कहा अमन आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? यह बात कहते हुए आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। मैं लगातार उसको देखी जा रही थी। अभी अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए, ये समझने के काबिल हो जाए कि यह मेरी भाभी ही नहीं, ये तो मेरी माँ समान है। मैंने उसे माँ जैसा ही सुलूक किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसी रिश्ते को समझ सकते हैं क्या? वो कभी भी नहीं समझते। इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी थी। मैंने उससे कहा तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआं पीछे खाए। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो भी फंसती हैं और अगर मान लेती हैं तो भी मैं ही मरती हैं। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कह रही थी भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूँ? मैं वही किचन के स्टूल पर बैठ गई कि आखिर मैं ये शर्त कैसे मानूं, मैं क्या करूँ? मैं ये सोच ही रही लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और न मैं नाश्ता कर सकी और न कुछ, और मैं बस वही किचन में बैठी रोती रही। अमन कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि यह इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अकल दे दे। अभी बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाभी आपने क्या सोचा है? मैंने कहा अमन ये सब तुम क्या कर रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी आखिर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? इसकी एक एक बात से शैतानियत झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नोच कर रख दूं, इसके गालों पर इतने थप्पड़ मारो कि इसे सब होश आ जाए। कहने लगा भाभी जी फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी न हो, क्योंकि इस रात में तो मेरे
मुंह पर कालिक ही मल देनी थी, क्योंकि इस कलंक की स्याही से कुछ नहीं तो मेरे दिल के उजालों पर अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही कि मैंने देखा दिन ढलने लगा है, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी है, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9 बज गए और मैं खाना बनाने लगी, और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने खड़ी हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, इसलिए मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो रही थी, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़े रहना चाहती थी। अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर अमन ही था, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वो घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे को खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बस उसकी आवाज आई कि भाभी, आप अपने लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं, आपको अपना खुद ख्याल नहीं है तो कोई आपका ख्याल किस तरह से करेगा। वो काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात में भी दरवाजा नहीं खोल दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए देख लूंगी। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने अमन से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे ही चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि ये किन कामों में पड़ा हुआ है और इसकी जान पहचान किसके साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बहुत बड़े काम ये कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल पहुँचे तो मैंने गार्ड से पूछा कि अमन स्कूल पहुँच गया, तो वो मुझसे कहने लगा कि हाँ वो तो पहुंच गया है। मैं घर की तरफ लौट आई। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो सर मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया। वो मुझसे गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था। मैंने पहले तो देर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं बुलाया जाता तो उस वक्त उन्हें गायब नहीं होना था, और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ तो तुम मुझसे ये सब बातें क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारी भूल है। मैं उसे जल्दी से सुनाकर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि घर में मोहन खड़े थे, लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो थके हुए थे, लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई। वो जल्द ही मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अचानक क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अमन ने शायद इन्हें कुछ गलत बताना दिया हो। वो नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुकी हैं, आ जाओ कर लो। तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे से जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा था कि मोहन कुछ हुआ है, तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं, अभी कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, तुम जाओ मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और ये सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़वाया दे। मैं नहीं जानती कि मेरी कौन कौन से पाप इतने ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिल रही है। अमन के आने पर मोहन का मूड बिल्कुल ठीक था और वो उसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में अमन के लिए बहुत ज्यादा नफरत आ चुकी थी। ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। मोहन ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ पर होकर आओ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ, अभी तो आप घर वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहां जाना होगा। मोहन मुझे वही मम्मी की तरफ घर के बाहर उतार कर वापस आ गए, लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी तो सांसें रुक गई। सामने सोफे पर ही हर्ष बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में आ गई, जहाँ पर भाभी बिल्कुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। ये क्या भाभी, जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यहाँ आओ तो सही। ये जो बाहर
आदमी नहीं बैठा, यह मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई इससे खुल कर मिले और साथ ही एक दूसरे से बात कर लें, क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनके मुंह की तरफ देख रही थी। अगर आपको इसे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है। मैं सच में भाभी से नाराज हो चुकी थी, इसलिए कोई भी बात नहीं कर रही थी। वो मुझे मनाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुँह बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भाई ने हम सबसे कहा कि खाना लगाएं। मैंने न चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत थी कि मुझे वो खाना वहां उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा। हर्ष की नजरें लगातार मुझे ही देख रही थी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि अमन और मोहन वो दोनों भी यहाँ आ गए। अरे वाह, ये तो बड़ी पार्टी हो रही है। वो भी हमारे बिना ही। अमन ने आते ही पनीर उठाया और उसे खाते हुए ऊंची आवाज में सबसे बातें करने लगा। जब ये दोनों आए थे तब हाथ वॉशरूम में चले गए थे, लेकिन अमन उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था। लेकिन हर्ष जा चुका था, उसे कुछ जरूरी काम था। मोहन और अमन को भी भाई ने ही बुलाया था। वो आज सबको सरप्राइज दे रही थी। मेरी तो जान पर ही बनी हुई थी। अमन और मोहन जा चुके थे और मोहन मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूं। मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी की हर बात हर से शुरू होती और जाकर हर्ष पर ही खत्म होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी और साथ में वो तारीफें भी करती रहती थी। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि शादी के मैचिंग का बुलावा दुकान पर ही छोड़कर आ गई। मेरे पास बहुत ज्यादा सामान था, इसलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाएं और सारा सामान उठाकर ले आए। भाभी चली गई और मैं वहीं पर एक ही तरफ होकर बैठ गई। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ था। मैंने से कहा कि तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो वो कहने लगा मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा। वो कहने लगा तुमने क्यों अपने आप को ऐसे में बंद कर लिया है कि जहां आसपास तुम्हारे सिर्फ परेशानियां ही हैं। वो मुझे बहुत हैरत से यह सवाल पूछ रहा था, न जाने कब के रुके हुए आंसुओं मेरे उसके ये पूछने पर छलक पड़े। वो आगे बढ़ा और मुझे एक टिश्यू दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टिश्यू पकड़ा और फिर मैंने उसे अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भाभी भी आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं की। वो चुपचाप होकर मेरी तरफ देखती रही। मेरी सूजी हुई नाक और आंखें उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। आज की शॉपिंग इतनी ही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई के बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो किसी से लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर मोहन बैठे हुए थे और वो मेरे बारे में ही कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ और मैं बहुत लापरवाह हूँ। भाई से यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि ये सब क्या है। बच्चा, भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे। अरे ये क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी। यही रखें, अब अपने घर में मेरा इसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं। मैंने एकदम से मोहन की यह बात सुनी तो मेरे भाई से कहा कि अभी इसी वक्त आप अमन को फोन करके बुलाया। भाई ने एकदम कॉल करके अमन को बुलाया और वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ गया। कुछ देर बाद अचानक से हर्ष भी घर आ गया था। उसे मेरे भैया ने बुलाया था। जैसे ही हर घर में आए तो उनकी नजर मोहन पर पड़ी। जब मोहन ने हर्ष को देखा तो दोनों के आंसू एकदम छलक पड़े। मोहन आगे बढ़े और हर्ष को गले से लगा लिया। ये तो मेरा भाई है जो कुछ सालों पहले कहीं गायब हो गया था और अब ये यहाँ एकदम से। ये सब क्या है? दोनों भाई अतीत में चले गए जहाँ उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वह कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ तब मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल पास तैनात कर दिया गया। वहाँ ऐलान का निशान तो लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सका। आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क की कैद में जा पड़ा। फिर मैं 5 साल रहा। वहाँ के 5 साल मेरे लिए 500 साल के बराबर थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरी कैद थी। रोज जुल्म होते थे। और फिर मैंने अपनी चेन उतारकर एक दोस्त को दी कि अगर मैं यहाँ मर गया तो यह चेन मेरे देश मेरे पापा के पास पहुँचा दे। और मुश्किल ये हुई कि मुझसे पहले वो वहीं पर मर गया
और बस अखबार में उसके मरने की खबर दे दी गई और उसमें उसकी चयन को बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब ये खबर पढ़ी तो रो पड़ी मुझ पर। सब कर बैठे। हमारे चाचा और ताऊ तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया, अब सारी जायदाद के वारिस हम सब खुद ही होंगे। इसलिए वहाँ मेरा एकदम से उन सब के सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने वहीं बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि मैं जिंदा हूँ और एक उनकी दुआओं ने मुझे जिंदा रखा उनकी कैद से। जब मैं निकला तो मेरे पिता वहीं बॉर्डर के पास एक झुग्गी में रहते थे। उनका हुलिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद उनको एक नज़र में पहचान सकता था। जब वो मेरे पास आए तो मैं उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया। अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता था। मैं अपने घर का पता पूरी तरीके से भूल चुका था और पापा के भी बुढ़ापे की वजह से और सदमे की वजह से याददाश्त कम हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था, जहां मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां मैंने एक दिन अमन को देखा कि मेरे कैद के दौरान बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन इसके गाल पर ये लाल निशान इसके निशानी बन गया और मैंने इसको पहचान लिया। और फिर मैंने इसे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया, जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन कहने लगा कि यही आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती हैं। और फिर मैंने इसे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि इसने हमेशा ही मुझसे बहुत सख्त और तंग लहजे में बात की। और फिर उसने अमन की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी मेरे साथ ही हैं। एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही ज्यादा बुरे आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन अमन की खुशी दुगनी थी, क्योंकि वो सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज्यादा अपने माँ पापा को मिस करता था। लेकिन उसे माँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे। फिर अमन ने अकेले में मुझसे बोला, प्लीज भाभी मुझे भी आप माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत तंग किया है। मैं तो आपके सिर्फ मजे ले रहा था और आपको डरा रहा था। मुझे पता चल गया था कि उस रात आपने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था। मैं डर गया था कि कहीं आप मेरे बारे में सारी बातें भैया को न बता दें। मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ और आप मेरी माँ समान हैं। फिर मैंने भी माफी मांगी कि मैंने भी तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। अब हम सबके चेहरे खिले हुए थे, हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। मोहन ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी थी और मैंने भी उसको दिल से माफ कर दिया था। तो इसका कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।